अकाउंटेंसी में आपको कुछ शब्द बताए थे शुरू में कि जो लेखा पुस्तकों को तैयार करते हैं तो उन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके कैपिटल है, गुड्स है, परचेज है, सेल्स है। एक गुड्स के ऊपर ध्यान देना। गुड्स यानी कि माल। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए माल कहलाती है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। अगर उसके द्वारा माल खरीदा गया है तो उसको हम बोलते हैं परचेज, और यदि उसके द्वारा माल बेचा गया है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। चाहे नकद हो चाहे उधार हो, केवल माल। और माल किसको बोलते हैं? जिस वस्तु का व्यापारी व्यापार करता है वो उस वस्तु उसके लिए माल कहलाती है। ठीक है। जैसे फर्नीचर का व्यापारी तो फर्नीचर उसके लिए माल कहलाएगा, कपड़े का व्यापारी तो कपड़ा उसके लिए माल कहलाएगा। अगर उसने माल खरीदा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। और उसने माल बेचा है तो उसको हम बोलेंगे सेल्स। ठीक है। और इसमें क्या है, अलग अलग लेन देनों को हम अलग अलग खातों में दिखाते हैं, जिसके लिए मैंने शब्द बताया था आपको। जैसे अकाउंट पूरा शॉर्ट में हम A/C करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक खाते को हम डेबिट करते हैं, एक को हम क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट करते हैं उसको शॉर्ट में DR बोलते हैं, और क्रेडिट को शॉर्ट में CR बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा खातों को हम अलग अलग लेन देनों को अलग अलग खातों में दिखाते हैं। तो खातों का वर्गीकरण मैंने बताया था कि ऐसे खातों को हम 3 भागों में बांटते हैं: व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाते की मैंने पहचान बताई थी कि जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है व्यक्तिगत खाता कहलाता है। और तो फिर लेन देन में जब मालूम चल जाता है कि ये व्यक्तिगत खाता इसमें प्रभावित हो रहा है तो फिर उसमें व्यक्तिगत खाते का नियम लागू करते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम: पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही दूसरा वस्तुगत खाता, कोई भी वस्तु, माल, संपत्ति, रोकड़ भी एक वस्तु है, वस्तुगत खाते में शामिल की जाती है। और जब मालूम चल जाता है कि वस्तुगत खाता इसमें प्रभावित हो रहा है तो वस्तुगत खाते का नियम लागू हो जाएगा। वस्तुगत खाते का नियम है: जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट। तीसरा अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते में हानियों और व्यय की मदों को दिखाते हैं, लाभ और आय की मदों को दिखाते हैं। अगर हमारे को प्राप्त हुआ है तो हमारे लिए आय है, हमने पेमेंट किया, भुगतान किया है तो हमारे लिए व्यय की मद है, वो आय व्यय खाते में आती है। और इसका नियम है: समस्त हानियों खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। अब कैसे? मैंने ये भी बताया था कि जिस पुस्तक में हम सबसे पहले लेन देन को लिखते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल। लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना, प्रविष्टि करना। तो जर्नल में हम लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नल प्रविष्टियाँ। फॉर्मेट मैंने बताया था। तो सबसे पहले मैं एक दो आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लेखा करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है मोहन से माल खरीदा। मोहन से माल खरीदा 20,000 रुपये। अब देखो इसमें ये जो लेन देन है, देखो इसमें माल दे रखा है। माल को वैसे गुड्स बोलते हैं, लेकिन मैंने ये बताया था कि माल खरीदा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज। और माल बेचा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि प्रश्न में कुछ भी सूचना नहीं दे रखी है। तो माल किसने खरीदा है? हमने खरीदा है। अच्छा, इसमें क्या है? कुछ भी कोई ट्रांजैक्शन होता है कि पेमेंट दिया, किसने दिया? हमने दिया है। माल खरीदा, किसने खरीदा है? हमने खरीदा है। खुद को व्यापारी मान लो। माल बेचा है, किसने बेचा है? हमने बेचा है। मोहन से प्राप्त किया, तो देने वाला तो मोहन है, लेकिन प्राप्त किसने किया? हमने किया है। मतलब खुद को व्यापारी मान लो कि लेन देन करने वाला है एक पक्षकार, तो दूसरा जो पक्षकार है उसका नाम आ जाएगा और किसने ट्रांजैक्शन किया है। अब इसमें क्या है? देने वाला तो मोहन है, मोहन से माल खरीदा है, लेकिन किसने खरीदा है? हमने खरीदा है, हम व्यापारी है। हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी भी नहीं लिखता है। व्यापारी चाहे उसने माल खरीदा हो, माल बेचा हो, पेमेंट दिया हो, चाहे लिया हो, खुद का नाम अपनी पुस्तकों में कभी नहीं लिखता है, केवल दूसरे पक्षकार का ही नाम लिखता है। ठीक है। तो एक तो तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन किसने किया है? हमने किया है। एक पक्षकार हम है और दूसरा पक्षकार इसमें मोहन है।
और खुद को व्यापारी मान लो, हम अपना नाम कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। एक तो पहले ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो ये देखना है कि नकद भी होता है, उधार भी होता है। अब इसमें ये दे रखा है कि मोहन से माल खरीदा 20,000 रुपये। अब इसमें ये नहीं दे रखा है कि नकद खरीदा है या उधार खरीदा है, प्रश्न में ये नहीं दे रखा है। तो इसकी पहचान क्या है? अगर प्रश्न में क्लियर होता कि नकद माल खरीदा, मोहन से नकद माल खरीदा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा है। तो फिर यही पहचान है कि अगर ऐसे लेन देन में नकद शब्द नहीं है, किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है, तो वो लेन देन उधार लेन देन माना जाता है। अगर किसी भी लेन देन में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दे रखा है तो वो लेन देन क्या माना जाता है? उधार लेन देन। इसमें मोहन का नाम दे रखा है, इसमें इतना ही होता है माल खरीदा, व्यक्ति का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है नकद खरीदा है। नकद शब्द नहीं दे रखा है तो भी यही माना जाता, लेकिन इसमें व्यक्ति का नाम दे रखा है या किसी संस्था का नाम होता तो भी यही होता। तो व्यक्ति या संस्था का नाम होता है तो वो लेन देन उधार माना जाता है, इसका मतलब इसमें उधार लेन देन है। तो देखो, इसमें माल हमने खरीदा है, माल हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, यानी कि रोकड़ नहीं जा रही है हमारे पास है कैश। तो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? तो मैंने जो पहचान बताई थी, मोहन। मोहन देखो कौन से खाते में आता है? व्यक्तिगत खाते में। मैंने बताया था कि जिस किसी लेन देन में व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, व्यक्तिगत खाते में आता है, तो मोहन आपके व्यक्तिगत खाते में है। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाता। और माल चाहे खरीदा हो चाहे बेचा, वस्तु है, ये किस में आता है? आपके वस्तुगत खाते में आता है। कीमत इसकी 20,000 है, लेकिन रोकड़ इसमें है नहीं क्योंकि उधार है, तो उधार में कैश तो इसमें है ही नहीं, ये तो माल की कीमत है 20,000 रुपये। तो इसमें देखो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत खाता और वस्तुगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट और आपके रियल अकाउंट। अब ये दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागू होंगे। तो किसी का भी नियम पहले लागू कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिगत खाते का नियम लागू कर देते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। देखो इसमें पाने वाला कौन है? पाने वाले तो हमें, मैंने अभी बताया था मोहन से माल खरीदा है, देने वाला तो मोहन है, तो माल किसने खरीदा? हमने खरीदा है। और मैंने ये बताया था कि खुद को व्यापारी मानो, अपना खुद का नाम व्यापारी कभी नहीं लिखता है, तो हमारा नाम नहीं लिखता है। पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे, तो यानी कि हमारे को डेबिट नहीं करना है, तो इसको छोड़ दो। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है? मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? इसमें क्रेडिट हो जाएगा। ये तो है व्यक्तिगत खाते का। वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है, माल है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। देखो इसमें वस्तु आ रही है, क्या आ रहा है? माल आ रहा है, और माल का क्या किया हमने? खरीदा है। माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं? परचेज। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो डेबिट हम किसको करेंगे? परचेज को। परचेज अकाउंट, शॉर्ट में हम अकाउंट लिखते, पूरा भी अकाउंट लिख सकते हो ऐसे, परचेज अकाउंट DR। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। जाता कुछ नहीं रहा है क्योंकि उधार माल खरीदा है। अगर नकद माल खरीदा होता तो हमारे पास से क्या जाता? कैश। इसलिए इसमें केवल माल आ रहा है, इसको हम डेबिट कर देंगे, जा कुछ नहीं रहा है, तो इसको तो हम डेबिट कर दिया। लेकिन जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। टू लगाते ये मान लिया जाता है कि वो खाता क्रेडिट किया गया, फिर उसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिख सकते। जैसे इसके आगे DR लिखते हैं, वैसे खाते से पहले हम टू लगा देते हैं, तो फिर उसके आगे हमारे को CR नहीं लिखना पड़ता है। तो इसमें देखो व्यक्तिगत खाते का जो नियम था कि पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले तो हम थे, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है? मोहन, तो मोहन को हम इसमें क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, टू मोहन अकाउंट। आगे CR नहीं लिखेंगे क्योंकि टू लगाते मान लिया गया है कि खाता क्रेडिट किया गया। अच्छा, ये बराबर में लिखते क्योंकि इसमें डेबिट का अमाउंट पहले होता है, क्रेडिट का इधर होता है, इसलिए इसका अमाउंट पहचान दिए, वरना मालूम नहीं चलेगा कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो थोड़ी स्पेस छोड़ करके आगे करना है। अब कितने का माल? ये 20,000 रुपये का, और मोहन के खाते में भी कितना आएगा? 20,000। अमाउंट आपकी सेम आई। ये इस प्रकार से किसको बोलते हैं? जर्नल एंट्री। अब इसकी डिटेल लिखते हैं, डिटेल जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं नरेशन। हमने क्या किया है? मोहन से माल खरीदा है, तो जो ये लाइन है इसको इंग्लिश में ऐसे कैसे ट्रांसलेट कर देना है। इसमें लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन
मोहन से माल खरीदा। इसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। तो इस प्रकार से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो अभी मैंने जो एक लेन देन ट्रांजेक्शन बताया था, मोहन से माल खरीदा, अगर इसमें इतना ही होता, माल खरीदा 20,000 रुपये, ठीक है, व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है। अच्छा, इसमें भी ये तो नहीं लिखा हुआ है कि ये लेन देन नकद है या उधार है, क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है। लेकिन मैंने बताया था अभी कि अगर प्रश्न में इतना ही दे रखा है, माल खरीदा या बेचा, लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं दे रखा है, तो वो लेन देन क्या माना जाता है? नकद, कैश में। इसका मतलब है माल हमने खरीदा है, लेकिन कैसे खरीदा? कैश में खरीदा है, नकद खरीदा है। नकद खरीदा है तो अब देखो, अब इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? माल खरीदा, ये तो वस्तु है, चाहे माल नकद खरीदे तो भी माल आएगा, उधार खरीदेंगे तो भी माल आएगा। तो माल ये तो वस्तुगत खाता प्रभावित हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और है, 20,000 रुपये रोकड़, कैश। कैश भी क्या है? वस्तु है। तो ये 20,000 रुपये है, ये भी किस में आता है? आपके वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें भी वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा है। माल खरीदा, ये भी वस्तुगत खाते में आ रहा है, और इसमें रोकड़ है, क्योंकि रोकड़ में माल आ रहा है, रोकड़ जा रही है, रोकड़ है, कैश, यानी कि वो भी एक वस्तु है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? वस्तुगत खाता। यानी कि इस लेन देन में केवल एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, माल भी वस्तुगत खाते में और रोकड़ भी वस्तुगत खाते में। जब वस्तुगत खाता ही प्रभावित हो रहा है तो हम क्या करेंगे? नियम भी केवल एक ही खाते का लागू करेंगे। तो एक ही नियम को हम अप्लाई करेंगे। तो वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल किसने खरीदा है? ये कुछ नहीं देखा, तो हमने खरीदा है, और माल खरीदने को हम क्या बोलते हैं? परचेज। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। तो हम डेबिट है वो किसको कर देंगे? परचेज को। तो परचेज डेबिट हो जाएगा। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, क्योंकि माल आ रहा है, नकद में माल खरीदा है, माल तो आ रहा है, और हमारे पास से कैश जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। कितने रुपए जा रहे हैं? 20,000 रुपए। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो क्रेडिट किसको कर देंगे? कैश को। और मैंने बताया था जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं? टू। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो माल आ रहा है आपके 20,000 रुपये का, और रोकड़ भी कितनी जा रही है? 20,000, ठीक है। ये एंट्री ऐसे हो जाएगी, परचेज अकाउंट या टू कैश। अब इसको भी हम डिटेल लिखते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। माल खरीदा है और चूंकि नकद में खरीदा है तो नरेशन आपके वैसे के वैसे हो जाएगा, व्यक्ति का नाम नहीं है इसमें। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यानी कि नकद में माल खरीदा, इसको क्या बोलते हैं? नरेशन। तो इस प्रकार से हम ये एंट्री करेंगे। अगर उधार माल खरीदा है तो व्यक्ति या संस्था का नाम आता है, नकद खरीदा है तो व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं आता। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे उसमें था कि मोहन से नकद माल खरीदा। अगर कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो कभी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते, क्योंकि आप अगर किसी दुकान पर कोई माल खरीदने जाते हैं, आपने पेमेंट दे दिया, तो दुकानदार आपसे नाम नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है। वो नाम आपसे तभी पूछेगा जब आप उधार माल खरीदते हो। तो इसमें व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। नकद शब्द आ जाता है, नकद में माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है। तो इसमें लेकिन इसमें तो इतना ही देर का माल खरीदा तो ये नकद माना जाता है, कैश माना जाता है। इसलिए कैश वाले में हम कभी भी व्यक्ति का नाम नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो एंट्री बताई। अब इसको हम जनरल में हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा।